हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मोनोक्रोमेटिक एबरेशंस। जैसे हमने एक्रोमेटिक एबरेशंस में पढ़ा है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से डिफरेंट डेविएशंस होते हैं उनके अंदर। सो दिस वी हैव डन एंड दैट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एंड वी हैव आल्सो लर्नड द मेथड कि हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग combination of two convex lens separated by a distance and other method also. So in the monochromatic aberrations we have single wavelength. Still हमारे को जो इमेज फॉर्मेशन है वो अलग अलग पॉइंट्स पे बन रहा है। मतलब अब बेसिकली क्या दिक्कत है, क्योंकि जो पहले हम बात करेंगे एक्सियल रेज क्या होती हैं। एक्सियल रेज वो होती हैं जो वेरी नियर टू एक्सिस होती हैं, मतलब पैरेलल टू एक्सिस हैं। इट्स लाइक कि ये वाली जो रेज हैं, इफ़ यू कैन सी। मार्जिनल मतलब थोड़ा दूरी से हैं, पेरिफेरल भी बोलते हैं इनको। एक्सिस से थोड़ा दूरी पे हैं ये वाली रेज जो है, ये और ये और ये एक्सियल रेज हैं, ये मार्जिनल रेज हैं। तो बच्चों ये जो लेंस है बेसिकली मार्जिनल रेज को तो यहाँ फोकस कर देगा, और जो एक्सियल रेज हैं वो थोड़ी दूर फोकस होंगी। इसी तरह ये डाइवर्जिंग लेंस में भी सेम सिचुएशन है कि मान लो लाइट जो है पैरेलल बीम है, ऐसे शाइन कर रहे हैं कनकेव लेंस को, तो इट अपियर दैट कि मार्जिनल रेज तो यहाँ सेटल हो रही हैं और एक्सियल रेज जो हैं वो यहाँ सेटल हो रही है। तो बच्चों ये जो डिफरेंस है फोकल पॉइंट्स में मार्जिनल रेज और एक्सियल रेज का, मतलब ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है। बीच में भी रेज होती हैं, स्पेक्ट्रम नहीं, बीच में फुल फुल मतलब एक बीम का विड्थ होता है, तो उसमें पूरा हमें बात करना है। तो ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एबरेशन। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एबरेशन। सिमिलरली ये जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये देखो एक्स वाई को, इसको बोलते हैं लेटरल स्फेरिकल एबरेशन। मतलब ये जो रेज क्रॉस कर रही हैं यहाँ पर, ये क्रॉस कर रही हैं, दूसरा एक ये यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, तो ये दोनों रेज ये और ये दो ये एक ऐसा पॉइंट है, मतलब फोकल स्क्रीन को अगर पोजीशन करके देखें अलग अलग पॉइंट पे, तो ये वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मिनिमम कन्फ्यूज़न होती है, सर्कल ऑफ और द स्फीयर ऑफ मिनिमम कन्फ्यूज़न। सो ये एक स्पेरिकल एबरेशन है, ये इससे एक इशू है, इसको कम करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कहाँ फोकस करें कुछ पता नहीं है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज जो है ब्लर्ड आती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए मेथड्स हैं। सिंपलेस्ट तो है बच्चों स्टॉप्स यूज़ करके, कि मतलब आप एक बार तो मार्जिनल रेज को ब्लॉक कर लो, एक बार आप एक्सियल रेज को ब्लॉक कर लो, तो एक बार एक्सियल एक्सियल फोकस होंगी, एक बार मार्जिनल फोकस होंगी। बट इसमें इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा आइडिया नहीं है। देर इज़ अनदर मेथड कि आप एक कन्वेक्स कनकेव का कॉम्बिनेशन यूज़ करो, जो हमने अभी पढ़ा भी है पहले एक्रोमेटिक केस में। इससे भी हम इस मोनोक्रोमेटिक एबरेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्रॉस्ड लेंसेज। तो मतलब इसमें क्या है, ये है जैसे क्रॉस्ड लेंसेज, ये R1 R2 अलग है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं जो कन्वेक्स लेंस के, वो अलग हैं। तो इसमें जो है इनका रेशियो R1 R2 के रेशियो को अगर मैं K डिफाइन करूं, उसके लिए फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट यूज़ करना, 2μ-1 टाइम्स μ-4 अपॉन म्यू टाइम्स 2μ+1, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों देखो इस तरह के लेंस को यूज़ करके, जिसको क्रॉस्ड लेंस बोलते हैं हम, उसको यूज़ करके हम एबरेशन को कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जैसे ये यूज़ किया गया है इंडेक्स 1.5 ग्लास का बेसिकली इंडेक्स होता है, और R1 R2 की रेशियो हमने ऐसे यूज़ कर ली कि 1/6 आ जाए। ऐसे केस में क्या हो रहा है, अगर हमने इंडेक्स देखो, दो दो केसेस हैं। फर्स्ट तो म्यू को 1.5 ले रहे हैं, फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, तो जो लेटरल स्फेरिकल एबरेशन है वो 1.07 सेंटीमीटर आती है। तो 1 सेंटीमीटर तक मतलब पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर उसको रोकें। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक, इसमें कंफर्म नहीं हो रहा कि फोकल पॉइंट कहाँ पर है, सब जगह फोकस है वो। लेकिन सेम अगर हम म्यू को 2 यूज़ कर रहे हैं, ऐसा केस यूज़ कर रहे हैं, और के को 1/5 यूज़ कर रहे हैं, तो लेटरल स्फेरिकल एबरेशन जो है वो 0.44 सेंटीमीटर हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गई है इसकी। तो ये जो
क्रॉस्ड लेंस है, इसको यूज़ करके हम स्फेरिकल एबरेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस का भी यूज़ करके मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो ये जो क्रॉस्ड लेंस है इसका मैन्युफैक्चरिंग एक इशू रहता है, R1 R2 को डिफरेंट डिसाइड करना। तो अगर हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं तो हम 8% ही कम पीछे रह जाते हैं। मतलब क्रॉस्ड लेंस से जो स्फेरिकल एबरेशन का मिनिमाइजेशन है उससे हम खाली 8% पीछे रहते हैं अगर हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो देखो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ जो लीनियर लेटरल स्फेरिकल एबरेशन है वो ऐसे इंक्रीज करती है एज अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा देते हैं। तो इसकी बजाय अगर हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज़ करें, प्लेनो कन्वेक्स एक साइड प्लेन है दूसरी साइड कन्वेक्स है, तो बच्चों मार्जिनल और एक्सियल रेज का जो डिफरेंस है दो फोकल पॉइंट का वो ज़्यादा है। और अगर हम इस तरह से यूज़ करें कन्वेक्स लेंस सॉरी प्लेनो कन्वेक्स लेंस को कि जो कर्व्ड सरफेस है वो इंसिडेंट रेज की तरफ है और जो फ्लैट सरफेस है वो आउटपुट, तो ये जो डिफरेंस है एक्सियल एंड मार्जिनल रेज का वो कम हो जाता है। तो मतलब इससे भी हम इस मेथड को यूज़ करके हम क्वालिटी इसकी जो स्फेरिकल एबरेशन है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और जैसे ये अगर एक्सियल पॉइंट पे ही है तो फिर तो ये बहुत अच्छा देता है। मतलब प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज़ करो और जो इंसिडेंट रेज हैं वो प्लेन सरफेस की तरफ हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब इमेज पॉइंट फॉर्मेशन देता है। अच्छा इसमें अगर हम शेप फैक्टर डिफाइन करते हैं R1 प्लस R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये शेप फैक्टर अगर डिफाइन करते हैं और शेप फैक्टर के साथ अगर हम प्लॉट करें एक्सियल स्फेरिकल एबरेशन को, तो बच्चों देखो ये इस तरह की लेंस बनेगा। कर्ड सरफेस हैं दोनों ही, ये डी शेप का बन गया, ये फिर से कन्वेक्स टाइप बन गया, कन्वेक्स टाइप, फिर ये प्लेनो कन्वेक्स और फिर ये देखो ये वाला पॉइंट है ना जहाँ पर शेप फैक्टर 0.5 है, तो जो एक्सियल स्फेरिकल एबरेशन है 0.10 है, बाकी सब केस में इससे ज़्यादा रहती है। तो ये जो शेप फैक्टर है, शेप फैक्टर का रोल है कि कैसे हम इस एबरेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक और केस है बच्चों, दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस को थोड़ी सेपरेशन डी के साथ रख के हम इस स्फेरिकल एबरेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, वेरी सिंपल, दो कन्वेक्स प्लेनो कन्वेक्स लेंस लेते हैं L1 L2, फोकल लेंथ F1 F2 है और ये डेविएशन जैसे रे जा रही है ये Y1 हाइट पे है, ये Y2 है और ये पॉइंट F1 पे फोकस हो रही है, ये पॉइंट F2 पे फोकस हो रही है। और ये जो डेविएशन है Δ1 Δ2 डिफाइन कर देंगे हम यहाँ पर। तो ये डिफरेंस बिटवीन टू लेंसेज इज डी और लेंस L1 से और F2 तक का F1 है और ये जो लेंस L2 से F2 तक का डिफरेंस F1 माइनस डी है। तो ये बेसिकली F2 है, ये एक तरह से F2 है क्योंकि इस लेंस के लिए फोकल लेंथ तो यही है। तो बच्चों इसमें हम टेंजेंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे y1/f और एंगल स्मॉल है तो टेन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा वो Δ1 बन गया y1/f1। सिमिलरली Δ2 बन जाएगा y2/f2। और मिनिमम होने के लिए क्या होगा, ये Δ1 और Δ2 जो है हमारे सेम हो जाएंगे तभी तो मिनिमम होगा। तो ये इनको इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे और F2 को हम F1 माइनस डी यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये ज्योमेट्री कैलकुलेशन से आ जाएगा, वेरी सिंपल है। तो ये जो F1 F2 जो है फोकल लेंथ है फर्स्ट एंड सेकंड लेंस की और उनके बीच उनका जो डिफरेंस है उतनी सेपरेशन से वो रखने हैं बच्चों हमने। तो ये जो रेसिपी है जो टेक्निक है ये हाइजिन आई पीस जो आप स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ करते हो आई पीस उसकी फॉर्मेशन में यूज़ होता है। मतलब ये इस तरीके से जो है स्फेरिकल एबरेशन को मिनिमाइज किया जाता है। ये था बच्चों स्फेरिकल एबरेशन और उसको मिनिमाइज करने के तरीकों की बातें थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों कोमा। कोमा बेसिकली कॉमेट से लिया गया है, धूमकेतु तारा जो होता है ना वहाँ से लिया गया है, इसलिए इसको कोमा वर्ड दिया गया है। जैसे हम ना एक कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वन रे तो इसके सेंटर पॉइंट से क्रॉस हो रही है यहाँ पे, तो इसके लिए तो एक ही पॉइंट बना। लेकिन जो 4 और इधर भी 4 है, ये रेज फोकस हुई इस पॉइंट पे, पॉइंट 4 पे बना। 3 और 3 जो हैं ये इस पॉइंट पे फोकस हुई। 2 एंड 2 रेज हैं वो इस पॉइंट पर फोकस हुई। तो बच्चों देखो ये
ये ऐसे कौन बन गया, ये ऐसे कौन बन गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। तो ये इस तरह की शेप बन जाती है, मतलब यहाँ पर मैग्नीफिकेशन कम है, यहाँ मैग्नीफिकेशन बढ़ रही है, कम मैग्नीफिकेशन बढ़ गई, मैग्नीफिकेशन और बढ़ गई और बढ़ गई। तो ये कॉमेट टाइप बन गया है। ये अनइवन मैग्नीफिकेशन की वजह से जो एबरेशन है उसको बोलेंगे बच्चों कोमा। तो ये कोमा की फॉर्मेशन जो है इस तरह से होती है। तो इसमें बच्चों एक्सियल पॉइंट जो है वो एक्सियल पॉइंट पे इमेज बनाएगा। अगर ऑफ एक्सिस पे है तो क्या होगा, रेज सेंट्रल रेज तो सेंट्रल पॉइंट पे बन जाएंगी, अदर देन सेंट्रल पॉइंट की बजाय वो एसिमेट्रिक रिंग्स बनाएंगे। और उनमें एक खास बात है कि वो कंसेंट्रिक नहीं है, वो रिंग्स जो हैं वो दे आर नॉट कंसेंट्रिक। तो इसको बोलते हैं कोमा। ये एक एबरेशन की टाइप है, ये एक डिसऑर्डर है, इसको हमने मिनिमाइज करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए तरीका सिंपल है कि हम स्टॉप्स यूज़ कर लें, सेगमेंटल ब्लॉकेज कर देंगे, तो वो मैग्नीफिकेशन को जहाँ पर हमें मतलब जिस रीजन में हम देख रहे हैं उसी रीजन में हमें दिखाई देगी, बाकी हमें दिखाई नहीं देगी। दूसरा है अप्लेंटिक लेंसेज यूज़ करके। अप्लेंटिक लेंसेज में क्या है, हम एबेज साइन कंडीशन का यूज़ करते हैं। स्नेल्स लॉ है ना, जैसे म्यू 1 साइन 1 थीटा 1 माई म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। तो इसमें H1 H2 भी यूज़ कर लेते हैं, एबेज साइन कंडीशन बोलते हैं इसको। और म्यू 1 जो इंडेक्स है ऑब्जेक्ट रीजन का, म्यू 2 इंडेक्स है इमेज रीजन का। मतलब ये लेंस है तो यहाँ जो इंडेक्स है ये म्यू 1 है, यहाँ जो इंडेक्स है ये म्यू 2 है, म्यू 2 म्यू 1। और H1 H2 हाइट्स हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज की, थीटा 1 थीटा 2 एंगल्स हैं बेसिकली। तो मैग्नीफिकेशन को जैसे हम रेशो से डिफाइन करते हैं H2/H1, तो यहाँ से sin θ1/sin θ2 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एबेज कंडीशन यूज़ करके। तो ये कांस्टेंट हो गया बच्चों। तो ये जो लेटरल मैग्नीफिकेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी इस तरह के लेंसेज में। उनको बोलते हैं बच्चों एप्लेंटिक लेंसेज। उसको बोलते हैं एप्लेंटिक लेंसेज जो एबेज कंडीशन साइन कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो ये एक डिसऑर्डर है कोमा, जिसको ओवरकम करने के लिए हमने बताया ये सब सॉल्यूशंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म बेसिकली क्या है, जैसे ये हमारा लेंस है बहुत, ये मतलब ऐसा है ना पूरा, तो ये तो इसका एक एक्स वाई हो गया, जैसे सॉरी वाई वाई हो गया, और ये इसका एक्स एक्स डैश हो गया, ये वाई वाई डैश है। अगर तो देखो जो ये ऑब्जेक्ट ओपी है तो इसमें रेज जो ओ ए बी मतलब ये वाई वाई पॉइंट से जो है ना, ये तो यहाँ पर फोकस हुई, और जो पी सी डी मतलब पी और ये वाले रेज यहाँ से पास होके ये इस पॉइंट पर सेटल हुई। तो इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक जो इमेज है वो ब्लर हो जाती है। तो बच्चों जैसे पी ए बी के लिए मैंने लिखा है पी ए एंड बी, उसके लिए तो टी पॉइंट पे फोकसिंग बनी है। और सिमिलरली पी सी एंड डी, पी सी एंड डी इस केस के लिए जो फोकसिंग है वो एस पॉइंट पे बनी है, उसको सेजिटल पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे टी को टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं, इसको सेजिटल पॉइंट बोलते हैं। तो इसके लिए इमेज जो है एस पॉइंट पर बनी है। तो ये टी से एस तक का जो ये जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, और ये एस्टिग्मेटिज्म है, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। और इसमें बच्चों देखो जैसे ये पॉइंट टी है, यहाँ पर इस तरह की इमेज बनेगी, उसके बाद थोड़ा सा एलिप्स बनेगा, और फिर थोड़ा सर्कल बन जाएगा, क्योंकि सर्कल में क्या है, ये जो वाई वाई और एक्स एक्स के जो रेज हैं वो आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो ये सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन भी बोलते हैं बच्चों, इसको सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। तो इसको रिमूव करने के लिए बेसिकली हम कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, कंपाउंड लेंस बोलते हैं उसको। और प्लेनो कन्वेक्स लेंस सेपरेटेड बाय ए सुटेबल डिस्टेंस भी यूज़ करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। टोरिक लेंस भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कर्वेचर होती है। मतलब ये ऐसा ना हो कि ये अगर लेंस का मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा ऐसा हो जाए, ये एक्स एक्स हुआ, ये वाई वाई हुआ। तो इस तरह के लेंस यूज़ करके, जिसको टोरिक लेंस बोलते हैं, तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन बेसिकली जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट ना इस तरह की मैश है, उस
उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो इस तरह का बन जाता है, कुशन टाइप बन जाता है। इसको नेगेटिव डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। तो इमेज जो है ना, ये नेगेटिव डिस्टॉर्शन, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी दिख रही है, इस फिनोमिना को बोलते हैं, इस डिसऑर्डर को बोलते हैं कुशन टाइप इमेज फॉर्मेशन और नेगेटिव डिस्टॉर्शन। और इस तरह के पॉजिटिव को बोलते हैं बैरल इमेज फॉर्मेशन। मतलब ये एक डिस्टॉर्शन है, ये एक एबरेशन है। तो बच्चों देखो, इसमें तो कॉर्नर में मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो गया, खाली कॉर्नर्स में, और इसमें कॉर्नर को छोड़ के बाकी सब जगह मैग्नीफिकेशन जो है ज़्यादा हो गया। तो जो पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज हैं वो डिफरेंटली मैग्नीफाइड हो गई हैं, उनका अलग अलग मैग्नीफिकेशन हो गया। क्योंकि मैग्नीफिकेशन के लिए जैसे हमारे पास फॉर्मूला है m इक्वल टू वी बाई यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो बच्चों ये बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि स्टॉप्स यूज़ कर रहे हैं हम। स्टॉप्स ना यूज़ करें तो दूसरे इश्यूज हैं, स्टॉप्स यूज़ करें तो इस तरह के इश्यूज हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, कन्वेक्स लेंस से रेज पास करी, तो ये जो सेंटर पॉइंट से जो पास हो रही है वो इमेज बी डैश ए डैश बनी। और जो ये मार्जिनल रेज हैं ये पॉइंट ए डैश पर फोकस हुई, तो डिफरेंट मैग्नीफिकेशन हो गया। तो ये जो आपको ऑब्जेक्ट ऐसा ना होके, देखो जो रेज सेंट्रल रेज है वो सीधी चली गई इस पॉइंट से, ए डैश पर फोकस हो गई सेंटर में, तो मैक्सिमम हो गया। और जो मार्जिनल रेज हैं वो थोड़ा सा ए डबल डैश पे फोकस हुई, तो वो कम हो गया। तो इन पॉइंट्स पर कम हुआ, बाकी पॉइंट्स पर ज़्यादा हुआ। तो इमेज जो है ऐसी बनेगी, ऑब्जेक्ट ऐसा है। तो अगर स्टॉप्स को ऑब्जेक्ट साइड की बजाय इमेज साइड की तरफ यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो जस्ट अपोजिट होगा। ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज इस तरह का बनेगा। तो बच्चों बेसिकली जो सेंट्रल रे है वो तो ए डैश पर फोकस हुई है, और जो मार्जिनल रेज हैं वो ए डबल डैश पर फोकस हुई हैं। तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं ज़्यादा मैग्नीफाई हो गए हैं। तो ये एक डिसऑर्डर है जिसका नाम डिस्टॉर्शन है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए भी तरीके हैं बच्चों, जो जैसे हमने समझाया कि भाई अगर इसको आगे यूज़ कर रहे हैं तो इशू है, पीछे यूज़ कर रहे हैं तो इशू है। तो इनको ऐसे यूज़ करो कि बीच में मतलब ऐसा लेंस यूज़ कर लो कि उनका जॉइंट इफेक्ट ऐसे हो कि एक दूसरे को कैंसिल कर दें। मतलब एक लेंस से, इस लेंस से तो पहले लगा दिया स्टॉप, और इस लेंस के बाद में लगा दिया स्टॉप। तो बाद में जो लगाया स्टॉप वो तो बना देगा कुशन, और फर्स्ट ने जो बनाया है वो बना देगा बैरल। तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। तो जैसे ये जो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है बच्चों, इसमें बाद में लगा है तो ये कुशन बना रहा है, तो पिन कुशन टाइप है। और इस लेंस के लिए ये पहले लगा हुआ है तो ये बैरल टाइप है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज वो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा, वो एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा जैसा ऑब्जेक्ट है। तो ये था बच्चों डिस्टॉर्शन। तो अपना अटेंडेंस भेजना बच्चों, बड़ा आसान है, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। और रफ वर्क अपना अटेंडेंस की फॉर्म में भेजना है कि आपने रफ वर्क क्या किया है लेक्चर अटेंड करने के बाद। थैंक यू वेरी मच।